हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट पर्सी बिश शेली की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है ऑड टू द वेस्ट विंड। सबसे पहले हम दी पोएट पर्सी बिश शेली के बारे में बात करेंगे। पर्सी बिश शेली अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध रोमांटिक कवि थे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वे अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्र विचारों और क्रांतिकारी सोच के लिए जाने जाते हैं। शेली का जन्म एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में की, लेकिन उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म नामक लेख लिखने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इससे पता चलता है कि वे बचपन से ही स्वतंत्र और विद्रोही विचारों के थे। शेली एक क्रांतिकारी थे। वे समाज में अन्याय, अत्याचार और असमानता के खिलाफ थे। वे स्वतंत्रता, समानता और मानवता के समर्थक थे। उनकी कविताओं में अक्सर प्रकृति, प्रेम और बदलाव का संदेश मिलता है। शेली का मृत्यु 8 जुलाई 1822 को इटली में समुद्र में डूबने से हुई। उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई, लेकिन उन्होंने अपने छोटे जीवन में महान साहित्य रचा। उनकी कविताएं आज भी बहुत प्रेरणादायक मानी जाती है। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक युग में प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है। इस युग के महान कवियों में पर्सी बिश शेली का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। उनकी कविता ओड टू द वेस्ट विंड प्रकृति, क्रांति, परिवर्तन और मानव जीवन के गहरे संबंधों को व्यक्त करती है। यह कविता केवल प्राकृतिक दृश्य का वर्णन नहीं है, बल्कि यह कवि के भीतर की भावनाओं, आशाओं और सामाजिक बदलाव की तीव्र इच्छा का भी प्रतीक है। अब हम ओड टू द वेस्ट विंड टाइटल का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ओड टू द वेस्ट विंड का अर्थ है पश्चिमी पवन के प्रति स्तुति गीत। यहाँ ओड का अर्थ, ओड एक प्रकार की कविता होती है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या शक्ति का प्रशंसा की जाती है। इसीलिए ओड का अर्थ हुआ स्तुति गीत या प्रशंसा का गीत। और वेस्ट विंड का अर्थ है पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा। इस कविता में ये हवा केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली परिवर्तन लाने वाली शक्ति का प्रतीक है। अब हम इस पोएम की समरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में कवि कहता है, हे तेज और शक्तिशाली पश्चिमी हवा, तुम शरद ऋतु की जीवन शक्ति हो। तुम्हारी अदृश्य शक्ति से सूखे पत्ते ऐसे उड़ जाते हैं जैसे किसी जादूगर से डरकर भूत भाग रहे हो। ये पत्ते पीले, काले, फीके और लाल रंग के हैं, जो बीमारी से ग्रस्त लोगों की भीड़ जैसे लगते हैं। कवि कहता है, हे हवा, तुम इन बीजों को उठाकर सर्दी के अंधेरे बिस्तर में पहुंचा देती हो, जहां वे ठंड में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कब्र में लाश पड़ी हो। फिर जब तुम्हारी बहन बसंत ऋतु आएगी तो वह अपनी मधुर आवाज़ से धरती को जगाएगी। वह नई नई कलियों को ऐसे बाहर लाएगी जैसे भेड़ों को झुंड को चरने के लिए बाहर निकाला जाता है। तब पूरी धरती, मैदान और पहाड़ रंग बिरंगे फूलों और खुशबू से भर जाएगी। कवि कहता है, हे शक्तिशाली आत्मा जो हर जगह चलती रहती है, तुम विनाश करने वाली भी हो और जीवन देने वाली भी। मेरे प्रार्थना सुनो, मेरी बात सुनो। कवि कहता है, हे पश्चिमी हवा, तुम आकाश में बहती हुई एक धारा की तरह हो, जिसमें तेज हलचल के बीच बादल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे धरती पर सूखे पत्ते गिरते हैं। ये बादल ऐसे लगते हैं जैसे आकाश और समुद्र की उलझी हुई शाखाओं से टूटकर गिर रहे हों, और ये बारिश और बिजली के देवदूत जैसे हैं। नीले आकाश में ये बादल ऐसे फैले हुए हैं जैसे किसी पागल स्त्री के सिर के उड़ते हुए बाल हो। क्षितिज से लेकर आकाश की ऊंचाई तक ये बादल तूफान के आने का संकेत दे रहे हैं। कवि कहता है, हे हवा, तुम मरते हुए साल का शोक गीत हो, और ये रात एक बड़ी कब्र की तरह होगी। ये कब्र तुम्हारे इकट्ठे किए हुए बादलों से ढकी हुई है, जिससे काली बारिश, बिजली और ओले बरसेंगे। कवि कहता है, हे शक्तिशाली हवा, मेरी पुकार सुनो। कवि कहता है, हे पश्चिमी हवा, तुमने शांत पड़े नीले भूमध्य सागर को उसकी गर्मियों की नींद से जगा दिया। वह सागर अपने साफ और चमकदार पानी की लहरों में आराम से सो रहा था। इटली के बायाई की खाड़ी के पास एक छोटे द्वीप के किनारे नींद में उसने पुराने महलों और मीनारों को देखा, जो पानी के अंदर हिलते डुलते दिखाई देते थे।
वे महल नीली काई और सुंदर फूलों से ढके हुए थे, इतने सुंदर कि उन्हें सोचकर ही मन मोहित हो जाता है। कवि कहता है, हे हवा, तुम्हारे रास्ते में अटलांटिक महासागर की शक्तिशाली लहरें दो भागों में बंट जाती है, जैसे गहरी खाइयाँ बन रही हो। समुद्र की गहराई में रहने वाले पौधे और वनस्पतियाँ जो बिना रस के पत्तों जैसे लगते हैं, तुम्हारी आवाज़ को पहचान लेते हैं। तुम्हारी आवाज़ सुनकर वे डर जाते हैं, उनका रंग फीका पड़ जाता है और वे कांपने लगते हैं जैसे अपने आभूषण खो रहे हो। कवि कहता है, हे शक्तिशाली हवा, मेरी पुकार सुनो। कवि कहता है, अगर मैं एक सूखा पत्ता होता तो तुम मुझे अपने साथ उड़ा ले जाती। अगर मैं एक तेज बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ आकाश में उड़ता। अगर मैं एक लहर होता तो तुम्हारी शक्ति के नीचे उड़ता गिरता और तुम्हारी ताकत का हिस्सा बनता, हालांकि तुमसे थोड़ा कम स्वतंत्र होता। कवि कहता है, हे अनियंत्रित हवा, काश मैं अपने बचपन की तरह फिर से हो पाता, जब मैं तुम्हारे साथ आकाश में घूम सकता था। उस समय तुम्हारी गति से आगे निकलना भी मुझे आसान लगता था और तब मुझे तुमसे इस तरह प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब मैं दुख और कठिनाई में हूँ, इसीलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे भी अपने साथ उठा लो, जैसे लहर, पत्ता या बादल। कवि कहता है, मैं जीवन के कांटों पर गिर गया हूँ और दर्द में हूँ। समय का भारी बोझ मुझे दबा चुका है, हालांकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्वतंत्र, तेज और गर्वित था। कवि कहता है, हे पश्चिमी हवा, मुझे भी अपना वाद्य यंत्र बना लो, जैसे जंगल है। अगर मेरे विचार भी सूखकर गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी शक्तिशाली ध्वनि दोनों से एक गहरा और मधुर, हालांकि थोड़ा दुख भरा संगीत पैदा करेगी। कवि कहता है, हे तेज और शक्तिशाली आत्मा, तुम मेरी आत्मा बन जाओ और मुझे भी अपनी तरह शक्तिशाली बना दो। मेरे मरे हुए विचारों को पूरी दुनिया में फैला दो, जैसे सूखे पत्ते उड़कर नए जीवन को जन्म देते हैं। मेरी इस कविता की शक्ति से मेरे शब्दों को लोगों के बीच ऐसे फैला दो जैसे बुझती आग से राख और चिंगारियाँ फैलती है। मेरे शब्द मानव जाति तक पहुँचे और सोई हुई दुनिया को जगा दें। मेरे होठों के माध्यम से तुम भविष्यवाणी की आवाज़ बनो। और अंत में कवि आशा के साथ कहते हैं, अगर सर्दी आ गई है तो क्या बसंत दूर हो सकता है। अब हम ओड टू दी वेस्ट विंड पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ओड टू दी वेस्ट विंड केवल एक प्राकृतिक कविता नहीं, बल्कि ये जीवन, संघर्ष और आशा का गहरा दर्शन प्रस्तुत करती है। शैली ने पश्चिमी हवा के माध्यम से ये दिखाया है कि परिवर्तन अनिवार्य है और हर कठिन समय के बाद एक बेहतर भविष्य आता है। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सर्दी के बाद बसंत अवश्य आता है। यह था ओड टू दी वेस्ट विंड पोएम की एक्सप्लेनेशन।